अच्छा, फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास स्टेरिलिटी टेस्ट. Sterility test, it is a procedure carried out to detect and confirm the absence of any viable form of microbes in pharmacopoeia preparation or product. अच्छा, इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है, उसके अंदर कोई भी वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है. क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफ कोर्स हमने एसेप्टिक टेक्निक्स भी यूज़ की थी और हमने स्टेरिलाइजेशन भी परफॉर्म की थी. तो इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रेजेंट ना हो. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर वैलिडेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हमने जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया था हम उस चीज़ को वैलिडेट करें कि वाकई हमारे स्टेरिलाइजेशन की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो माइक्रो फ्री हो गया है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि टू चेक प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन विच आर स्टेरिलाइज. ठीक है, हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे पास स्टीराइल प्रिपरेशन के अंदर कोई माइक्रोब जो है ना प्रेजेंट ना हो. ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो वो उस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि इसमें अगर माइक्रो प्रेजेंट है तो हम इसी प्रोडक्ट को फर्दर मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर सकते. ठीक है, टू प्रिवेंट इशू ऑफ कंटेमिनेट प्रोडक्ट इन मार्केट. ठीक है, ऑफ कोर्स कि कंटेमिनेट प्रोडक्ट होगा तो हम मार्केट में नहीं बेच सकते. अच्छा, पहला स्टेप ये जो होता है ना हमारे पास किसी भी क्यूसी टेस्टिंग के अंदर वो होता है सैम्पलिंग. ठीक है, हमने कितना प्रोडक्ट यूज़ करना है क्यूसी टेस्टिंग के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने 20 टैबलेट्स यूज़ करनी होती है वेट वेरिएशन के अंदर. ठीक है, अगर हम वेट वेरिएशन में 20 टैबलेट्स यूज़ करें तो 20 टैबलेट्स हमारा एक सैम्पल है जिसके ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. और इसी तरह स्टेरिलिटी टेस्टिंग में हमने कितना सैंपल यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि हमारा बैच कितना था, हमारे बैच के अंदर कितने कंटेनर्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं. इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने कितने कंटेनर्स पे अपना टेस्ट परफॉर्म करना है, हमने कितने सैंपल्स लेने हैं. ठीक है, द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑफ द बल्क मटेरियल एंड अ बैच ऑफ फाइनल कंटेनर्स. ठीक है, फाइनल कंटेनर्स कितने हैं हमारे बैच के अंदर इस चीज़ पे डिपेंड करता है. आप नीचे टेबल को देखें कि नंबर ऑफ आइटम्स इन द बैच. ठीक है, बैच के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं. अगर नॉट मोर देन 100 कंटेनर्स हैं, ठीक है, ऐसा हमारे पास बैच है जिसके अंदर नॉट मोर देन 100 कंटेनर्स हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स रिकमेंडेड टू बी टेस्टेड क्या होगा, विच इज़ 10% और 4 कंटेनर विच एवर इज ग्रेटर. अच्छा, यहाँ पे आप ज़रा गौर करें कि हमने इस 10% और 4 कंटेनर, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि हमारे बैच के अंदर नॉट मोर देन 100 है, मतलब 100 या उससे कम वाले जो कंटेनर्स प्रेजेंट है बैच के अंदर, तो फिर हम उस पूरे बैच का 10% कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, उस 10% में हम देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू और 4 कंटेनर, इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 30 कंटेनर्स हैं. ठीक है, 30 कंटेनर्स हैं, ऑफ कोर्स 100 से कम है. अब 30 कंटेनर्स वाले बैच के अंदर जो इसकी 10% क्या बनेगी, 3 बन जाएगी. ठीक है, 30 कंटेनर्स हैं, 10% ऑफ 30 क्या होती है कि 3. 3 कंटेनर्स या फिर 4 कंटेनर्स, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑफ कोर्स 4 कंटेनर वाली. तो फिर हम 4 कंटेनर्स के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे. लेकिन इसके बाद अगर हमारे बैच के अंदर 60 कंटेनर्स हैं, ठीक है, 60 कंटेनर्स भी ऑफ कोर्स 100 से कम है, तो 60 कंटेनर का 10% क्या बनेगा, 6. ठीक है, और 6 जो होता है वो हमारे पास 4 से बड़ी वैल्यू है, तो फिर हम 4 कंटेनर्स पे टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, हम 6 कंटेनर्स पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि हमारा 10% कितनी वैल्यू आ रही है. अगर 10% वाली वैल्यू बड़ी आ रही है तो उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे. अगर 10% वाली वैल्यू कम आ रही है तो फिर हम 4 कंटेनर्स पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे. अच्छा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारे बैच के अंदर मोर देन 100 कंटेनर्स हैं बट नॉट मोर देन 500 कंटेनर्स. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मोर देन 100 मतलब 101 कंटेनर से लेके अप टू 500 कंटेनर्स तक हमारे बैच के अंदर प्रेजेंट है. फिर हम डायरेक्टली 10 कंटेनर्स लेंगे और उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे. इसमें हम मजीद कोई कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमने 10 कंटेनर्स ले लेने हैं और टेस्ट परफॉर्म कर लेना है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मोर देन 500 कंटेनर्स हैं, ठीक है, 500 कंटेनर से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमारा बैच बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या करना है, हमने 2% उसका कैलकुलेट करना है अपने बैच का, या फिर 20 कंटेनर्स
विच एवर इज लेस, ठीक है। हमने अपने बैच का 2% कैलकुलेट करना है, 2% जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू छोटी है या फिर 20 कंटेनर, जो भी वैल्यू इन दोनों में से छोटी होगी ना, हम उस वैल्यू के मुताबिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन ये होती है स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर्स के लिए। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में हमने 2% या फिर 20 कंटेनर्स को देखना है, जो भी छोटी वैल्यू होगी हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमारे पास अगर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हैं, तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में हमने क्या करना है कि हमने 2% या फिर 10 कंटेनर्स देखना है। 2% ऑफ द बैच अगर हमारे पास छोटी वैल्यू है तो उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, या फिर 10 कंटेनर्स अगर छोटे हैं वैल्यू है तो फिर हम इस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जो भी इसमें छोटी वैल्यू होगी हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम छोटी वैल्यू की क्यों बात करें? ऊपर तो हमने बड़ी की वैल्यू की बात की थी ना, यहाँ पे इस वजह से हम छोटी वैल्यू कह रहे हैं क्योंकि मोर देन 500 कंटेनर्स वाला बैच है। तो जितना बड़ा बैच है तो उसमें हम ऐसी ये नहीं हमने करना कि हमने अपने कंटेनर ज़ाया कर देने हैं, ठीक है। ऑफकोर्स 20 कंटेनर्स ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 20 कंटेनर से ज़्यादा वाली वैल्यू पे टेस्ट परफॉर्म करना इट वुड बी द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। तो हमने इस वजह से ये रिक्वायरमेंट रखी गई है कि 2% और 20 कंटेनर, या फिर 2% और 10 कंटेनर इन लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है सिलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी यूज्ड। हमने सैम्पलिंग तो कर दिया, हमें पता चल गया कि हमने 10 कंटेनर्स लेने हैं, हमने 5 कंटेनर्स लेनी है, 4 कंटेनर्स लेने, कितने कंटेनर्स लेने हैं। लेकिन सपोज अगर हमने 20 कंटेनर्स ले लिए हैं, अब 20 के 20 कंटेनर्स पे आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पूरा पूरा अगर हम कंटेनर यूज़ करें तो उस कंटेनर में से हमने कितना परसेंट वॉल्यूम यूज़ करना है या कितने परसेंट मतलब ड्रग यूज़ करना है, उसका सॉलिड यूज़ करना है, ठीक है। mg कितना यूज़ करना है या फिर कितने ml हमने उसमें से लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 कंटेनर्स अगर हमने ले लिए हैं, अब इन 10 कंटेनर में से हर कंटेनर के अंदर हमने पूरा पूरा उसका कंटेंट नहीं लेना होता है, उसका कुछ ml लेंगे, हम सारा का सारा यूज़ नहीं करेंगे। अब सिलेक्शन हम किस तरह से करेंगे कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करें। सिलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी यूज फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग डिपेंड्स मेनली ऑन द वॉल्यूम और वेट इन द कंटेनर। हमारे कंटेनर के अंदर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है और कितना वेट प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि हमने पूरा का पूरा कंटेंट उसका यूज़ करना है टेस्टिंग के लिए, आधा कंटेंट यूज़ करना है, कुछ परसेंट यूज़ करना है, कुछ ml यूज़ करना है। वो डिपेंड करता है कि हमारा वॉल्यूम कितना है कंटेनर का या फिर वेट कितना है। अगर हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड पेरेंट्रल्स हैं, तो फिर उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है। अगर हमारे पास सॉलिड है तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है। और सॉलिड क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को जैसे अभी बताया था, ड्रग जो डिफरेंट इंजेक्शन थी जिसमें हमने कुछ में हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन की थी, हमारे पास सॉलिड प्रेजेंट था, उस सॉलिड को हमने किसी भी सूटेबल व्हीकल में डाल के उसका सोल्यूशन या इमल्जन या फिर सस्पेंशन वगैरह बनाया था। तो यहाँ पे फॉर लिक्विड्स, अगर लिक्विड्स के लिए है और लिक्विड के अंदर हमारे पास जो पेरेंट्रल है वो प्रोडक्ट 1 ml है या फिर 1 ml से कम है। अगर 1 ml या 1 ml से कम वाला प्रोडक्ट है, कोई एम्प्यूल है, कोई वायल है, तो फिर हमने उसका पूरा पूरा कंटेंट ले लेना है, द होल कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर, पूरा कंटेंट ले लेना है और उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो 1 ml से ज़्यादा है, मोर देन 1 ml बट अप टू 40 ml, तो फिर हमने क्या करना है कि हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द कंटेनर बट नॉट लेस देन 1 ml। अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो मोर देन 1 ml और अप टू 40 ml वाले कंटेनर है, तो हमने उसका एग्जैक्ट हाफ यूज़ करना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक शर्त है कि बट नॉट लेस देन 1 ml। लेकिन हाफ अगर हमारे पास उसका 1 ml से कम आ रहा है तो फिर आपने उसका ऑलमोस्ट 1 ml लेना है, 1 ml से कम यूज़ नहीं करना टेस्टिंग के लिए, ठीक है। टेस्टिंग के लिए आपने कहीं भी 1 ml से कम वाला सैंपल नहीं लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 ml से ज़्यादा 1.5 ml वाला कोई भी एम्प्यूल है, ठीक है। 1.5 ml वाला एम्प्यूल जो है वो मोर देन 1 ml तो है, लेकिन जब 1.5 का हम हाफ करेंगे तो वो बन जाएगा 0.75। अब 0.75 ml तो 1 ml से कम है, तो फिर ऐसे केस में हम 0.75 ml नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली 1 ml लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है कि नॉट लेस देन 1 ml आपने सैंपल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन 40 ml एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 100 ml, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा सैंपल है, ऐसा पेरेंटल प्रोडक्ट है, हमारे पास वायल है, एम्प्यूल है, कोई पेरेंटल प्रोडक्ट है, तो उसमें मोर देन 40 ml है
और लेस देन 100 ml है या फिर इक्वल टू 100 ml है, तो फिर हमने डायरेक्टली 20 ml उसका सैंपल ले लेना है। ठीक है, जितने भी कंटेनर हम यूज करेंगे इसके लिए, उन सारे कंटेनर्स में से हमने 20 ml जो है ना अपना सैंपल निकाल लेना है। ठीक है, अगर मोर देन 100 ml है, मोर देन 100 ml है मतलब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं, तो फिर हमने क्या करना है कि उसका 10% कैलकुलेट करना है, 10% ऑफ द कंटेंट ऑफ द कंटेनर बट नॉट लेस देन 20 ml। ठीक है, उसका 10% कैलकुलेट करना है और चीज़ को इंश्योर करना है कि वो 10% 20 ml से कम ना हो। अगर 20 ml से कम है तो हमने डायरेक्टली 20 ml यूज कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मोर देन 100 ml में आ जाता है 101 आ जाएगा, 102, मतलब अगर सपोज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि है 110 ml, ठीक है 110 ml, अब 110 ml का अगर हम 10% कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 11 ml। 11 ml तो हमारे पास 20 ml से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 11 ml सैंपल नहीं लेंगे, हम 20 ml सैंपल लेंगे और फिर उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सॉलिड जो ऐसे ड्रग्स मतलब ऐसे सैंपल पेरेंटल प्रोडक्ट जिसके अंदर हमारे पास ड्राई सॉलिड प्रेजेंट होता है जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो ड्राई सॉलिड हमने कितना लेना है। अगर लेस देन 50 mg वाला कंटेनर है तो फिर हमने उसका पूरा का पूरा कंटेंट यूज कर लेना है। ठीक है, सारा कंटेंट यूज करेंगे जितना भी कंटेनर में होगा और उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास 50 mg से लेके अप टू 300 mg है, मतलब 50 mg से ज़्यादा है लेकिन 300 mg से कम है। ठीक है, इट वुड बी अप्रॉक्सीमेट 299 mg, मोर देन 50 mg एंड इक्वल्स टू 50 mg और लेस देन 300 mg। ठीक है, इस चीज को आप लोग दोबारा समझ लें, 50 mg से लेके मतलब 50 mg सेकेंड वाली वैल्यू में इंक्लूडेड है। ठीक है, 50 mg इंक्लूडेड है अप टू लेस देन 300 mg, 300 mg वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 300 mg से कम तक 50 mg इक्वल्स टू एंड मोर देन 50 mg से लेके लेस देन 300 mg तक अगर हमारे पास सॉलिड प्रेजेंट है तो उसमें हमने उसका हाफ ऑफ द कंटेंट ले लेना है बट नॉट लेस देन 50 mg। ठीक है, हाफ यूज कर लेना है लेकिन हमने 50 mg से कम कंटेंट पे टेस्टिंग नहीं करनी है। अगर 50 mg से कम आ रही है उसका हाफ तो फिर हम टोटल 50 mg ले लेंगे और उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास सैंपल 300 mg यहाँ पर इंक्लूडेड है, पिछली वाली वैल्यू में यहाँ पर 300 mg इंक्लूडेड नहीं था, लेस देन 300 mg था, यहाँ पर 300 mg से लेके अप टू 5 ग्राम है। 5 ग्राम का मतलब ये होता है कि 5000 mg। ठीक है, 300 mg से लेके 5000 mg तक अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो फिर हमने डायरेक्टली 150 mg ले लेना है और उस पर टेस्टिंग करनी है। अगर मोर देन 500 ग्राम है, दैट मीन्स मोर देन 5000 mg, तो फिर हमने डायरेक्टली 500 mg ले लेना है और उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले हमने ये देखा है कि हमने बैच में से कितने कंटेनर्स लेने हैं। ठीक है, वो हमारे पास सैम्पलिंग होगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि उस बैच में से जो हमने कंटेनर लिए हैं उस कंटेनर का हमने कितना कंटेंट यूज करना है फॉर टेस्टिंग। पूरा कंटेंट यूज करना है, हाफ करना है, कुछ परसेंट करना है, कुछ खास वैल्यू है, तो वो सारी जो है ना हमें सिलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट से पता चल जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है मेन मेथड, हमने स्टेरिलिटी टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म करनी है। हमारे पास स्टेरिलिटी टेस्टिंग के दो मेथड्स होती हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और सेकंड मेथड होता है हमारे पास डायरेक्ट इनोकुलेशन। ठीक है, बहुत ही आसान टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमने सिंपली जो है ना अपने प्रोडक्ट को मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करके उसको कल्चर मीडियम में प्लेस करना होता है। अच्छा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर फिल्ट्रेबल एक्वस प्रिपरेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन वाला मेथड जो होता है वो अप्रोप्रिएट होता है अगर आपकी प्रिपरेशन एक्वस है, अल्कोहलिक है, ऑयली है, या फिर प्रिपरेशन मिसिबल विथ और सॉल्युबल इन एक्वस और ऑयली सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी एक्वस सॉल्वेंट में मिसिबल है, ऑयली सॉल्वेंट में मिसिबल है, तो ये जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, पेरेंटल प्रिपरेशंस होंगी, ये सारी अप्रोप्रिएट हैं फॉर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, all steps of this procedure are performed aseptically in a class 100। अच्छा, क्लास 100 जो होती है इसको हम क्लास ए स्टेराइल भी कहते हैं, लेमिनार फ्लो हुड के अंदर हमने परफॉर्म करना होता है ये टेस्ट। ठीक है, अच्छा, इसका मेथड ये है कि हमने अपना सैंपल लेना है, टेस्ट सोल्यूशन लेना है, टेस्ट सोल्यूशन हमने लिया,
उसको हमने मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करना है। अब मेम्ब्रेन फिल्टर की पोरोसिटी क्या होती है? 0.45 माइक्रोमीटर, 0.45 माइक्रोन उसकी पोरोसिटी होगी। उससे हमने अपने टेस्ट सैंपल को पास करना है, फिल्टर करना है। ठीक है, फिल्टर जब आपने टेस्ट सोल्यूशन को कर दिए, आफ्टर फिल्ट्रेशन रिमूव द फिल्टर। अच्छा, फिल्ट्रेशन आपने कर ली, अपना टेस्ट सैंपल फिल्टर पेपर से पास किया। अब ये फिल्टर पेपर सिंपल फिल्टर पेपर नहीं होता, ये मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जो कि माइक्रोबियल फ्री होता है। इस फिल्टर के थ्रू जो होते हैं ना, आपके माइक्रोब ग्रो नहीं करते, मतलब कोई एडिशनल माइक्रोब नहीं आ जाएगा इस फिल्टर के थ्रू। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर को आपने रेसोल्यूशन से पास किया, रेसोल्यूशन को मेम्ब्रेन फिल्टर से पास किया, उसके बाद आपने फिल्टर पेपर रिमूव किया और उस फिल्टर पेपर के दो हिस्से कर देने हैं। ठीक है, कट द फिल्टर इनटू 2 हाफ्स। अब हमने फिल्टर पेपर को दो हिस्सों में क्यों डिवाइड कर दिया है? क्योंकि एक हिस्से पे हमने बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करना है और दूसरे हिस्से पे हमने फंगल ग्रोथ को चेक करना है। ठीक है, जो फर्स्ट हाफ है फिल्टर पेपर का, मेम्ब्रेन फिल्टर का, उसको हमने ट्रांसफर कर देना है 100 ml कल्चर मीडिया फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। अब जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम होता है, ये स्पेसिफिकली बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, आपने जब इसको डायरेक्टली 100 ml फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम के अंदर डाल देना है, फिर इसको इंक्यूबेट कर देना है एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 14 डेज। और 14 डेज के बाद आपने ऑब्जर्व करनी है कि हमारे कल्चर मीडियम के अंदर ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, और हुई है तो कितनी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड हाफ की तरफ। मेम्ब्रेन फिल्टर का जो सेकंड हाफ हमने किया था, उसमें हमने फंगल ग्रोथ को चेक करना है। किस तरह से कि हमने इस सेकंड हाफ को ट्रांसफर कर देना है 100 ml कल्चर मीडिया के अंदर। और कल्चर मीडिया कौन सा होगा? सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडियम। सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट जो होता है स्पेसिफिकली फंगल ग्रोथ के लिए होता है। इस कल्चर मीडिया के अंदर हमने प्लेस किया और इसको इंक्यूबेट करवा दिया अपने सैंपल को इन कल्चर मीडिया फॉर 14 डेज एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए हमने 30 to 35 डिग्री सेल्सियस रखा है और फंगल के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और डेज ड्यूरेशन दोनों की 14 डेज है। 14 डेज के बाद आपने चेक करना है कि हमारे मीडिया के ऊपर ग्रोथ आई है या नहीं आई। ठीक है, आइडियली हमारे पास कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने एसेप्टिक टेक्निक्स भी यूज़ की हैं, हमने स्टेरिलाइजेशन भी की है। तो यही हम आइडियली यही कहते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड मेथड ये है हमारे पास डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड के नाम से हमें पता चल रहा है कि हम डायरेक्टली अपने सैंपल को इनोकुलेट करवाएंगे कल्चर मीडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम मेम्ब्रेन फिल्टर यूज नहीं करते। ठीक है, अब हमने ये दो मेथड्स क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो विस्कस होंगे। अब विस्कस प्रोडक्ट तो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए हमने क्या दिया है कि हम डायरेक्टली उनको इनोकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इन दिस मेथड suitable quantity of the preparation to be examined is transferred directly into an appropriate culture media so that the volume of the product is not more than 10% of the volume of the media unless otherwise prescribed। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि हमने अपने सैंपल को, जो हमारे पास टेस्ट सैंपल है जिस पे हमने टेस्ट ये रिलेटेड टेस्ट परफॉर्म करना है, उस सैंपल को डायरेक्टली कल्चर मीडिया के अंदर इनोकुलेट करवा देंगे। कल्चर मीडिया ऑफ कोर्स हमारे पास वही सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट होगा या फिर फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया होगा। ठीक है, इन कल्चर मीडिया के अंदर हमने डायरेक्टली अपने सैंपल को इनोकुलेट करवा दिया। लेकिन अब हमने अपना सैंपल इस तरह से डालना है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो वॉल्यूम ऑफ मीडियम के 10% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जो कल्चर मीडिया है उस कल्चर मीडिया का हमने 10% कैलकुलेट करना है, जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो 10% होगा उससे ज़्यादा हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो वो उसी कंडीशन में होगा कि हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड हुआ होगा कि हमने इतना यूज़ करना है SOPs के मुताबिक या फिर फार्माकोपिया के मुताबिक। ठीक है, अदरवाइज आपने 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम से ज़्यादा यूज़ नहीं करना वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, अब हमने अपने सैंपल को कल्चर मीडिया के अंदर डायरेक्टली इनोकुलेट करवा दिया है। फिर उसके बाद आपने वही सारा मेथड करना है, उसको इंक्यूबेट करवा देना है 14 डेज के लिए। सोयाबीन के लिए कैसिन डाइजेस्ट में अलग हमारे पास टेम्परेचर होगा, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट के लिए अलग होगा। उसके बाद इट इज़ सूटेबल मेथड फॉर सैंपल विद स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए सूटेबल होता है क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम का आप इजीली इनोकुलेट कर सकते हो, सारा का सारा सैंपल कल्चर मीडियम के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर लार्ज वॉल्यूम है हमारे पास सैंपल में, फॉर एग्जांपल 100 मतलब चलो
300 to 400 ml कर लो। 300 to 400 ml आ गया है तो वो तो बहुत ज़्यादा है। आप उसको कल्चर मीडिया के अंदर डालोगे तो इतना ज़्यादा आप उसको किस तरह से इंक्यूबेट वगैरह करके चेक करोगे। तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए बहुत सूटेबल मेथड होता है। दूसरा ये कि अच्छा, लार्ज वॉल्यूम में ये था कि पिछले मेथड में हमने सैंपल को, हमारा जो टेस्ट सैंपल था ना जिसके ऊपर हम टेस्ट, ये कल्चर मीडिया में टेस्ट परफॉर्म करें, उस सैंपल को कुछ नहीं करना होता था। हम मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करके हम अपने टेस्ट सैंपल को एक साइड पे रख देते थे। उसके बाद हम सिर्फ मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू हम कल्चर ग्रोथ को चेक करते थे। लेकिन डायरेक्ट इनोकुलेशन में हमने अपने सैंपल को भी साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, अपने सैंपल को हमने कल्चर मीडिया के अंदर डाल दिया, इंक्यूबेट किया 14 डेज के लिए। उसके बाद उसके अंदर हमने चेक करना है कि ग्रोथ आई है या नहीं आई। स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए ये सूटेबल है। इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर विस्कस लिक्विड। अगर विस्कस लिक्विड है जो कि मेम्ब्रेन फिल्टर से पास इजीली नहीं हो सकते, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऑयली प्रिपरेशंस के लिए, ऑइंटमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती हैं, और क्रीम्स वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स क्रीम्स होंगी तो हम क्रीम को किस तरह से मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करेंगे। क्रीम के लिए तो ज़्यादा सूटेबल यही है कि हम उसको जो है ना डायरेक्टली इनोकुलेट करवा दें। अच्छा, कल्चर मीडियम इज एग्जामिन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एंड ऑफ द इंक्यूबेशन। अच्छा, अब हमारे पास जो कल्चर मीडिया है, बैक्टीरियल कल्चर मीडिया और फंगल कल्चर मीडिया, उन दोनों उसको हमने एग्जामिन करना है आफ्टर द इंक्यूबेशन। और ये जो हमने आप लोगों को बता रही ना स्लाइड, जिसमें हमने ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास ग्रोथ आई है या नहीं आई, ये दोनों मेथड्स के लिए। डायरेक्ट इनोकुलेशन के भी यही वैल्यूज हैं, यही हमारे पास लिमिट्स होनी चाहिए, और मेम्ब्रेन फिल्टर की भी हमारे पास यही लिमिट्स होनी चाहिए। अच्छा, पहली हमारे पास लिमिट ये है कि इफ देयर इज नो एविडेंस ऑफ ग्रोथ, पास द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आइडियली होना भी यही चाहिए कि हमारे पास कोई भी ग्रोथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है ग्रोथ का, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने टेस्ट को पास कर देंगे और हम अपने अपने बैच को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इफ देयर इज एविडेंस ऑफ ग्रोथ, अगर हमारे पास कोई भी एविडेंस आया है कि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, तो टेस्ट इज रीपरफॉर्म्ड यूजिंग द सेम नंबर और वॉल्यूम ऑफ द सैंपल एंड मीडियम एज इन द ओरिजिनल टेस्ट। अगर हमारे पास कोई भी एविडेंस है कि ग्रोथ हो रही है, तो हमने टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म करना है, और वही हमने वॉल्यूम यूज करना है जो हमने फर्स्ट टाइम यूज किया। ठीक है, सैंपल, मीडियम, हर चीज का ओरिजिनल टेस्ट वाला ही वॉल्यूम यूज करना है। उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारे पास ग्रोथ आई है या नहीं आई। अब अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो हम टेस्ट पास कर लेंगे, लेकिन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी अगर ग्रोथ आई है, बट इफ अगेन देयर इज एविडेंस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, रीटेस्टिंग इज डन विद ट्वाइस अमाउंट। अच्छा, अब अगर ग्रोथ आ गई है तो अब हम हमने दोबारा से रीटेस्टिंग करनी है, लेकिन पहले हमने सेम अमाउंट के साथ की थी, अब हम अपनी जो भी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम वगैरह होगा उसको डबल कर देंगे। ठीक है, ट्वाइस अमाउंट ऑफ द सैंपल एंड मीडियम। जितना हमने सैंपल और मीडियम लास्ट टाइम टेस्ट में यूज किया था उसको हम डबल कर देंगे और अपना टेस्ट रीपरफॉर्म करेंगे। अब री टेस्ट के बाद हम दोबारा से एविडेंस ऑफ ग्रोथ देखेंगे। इफ देयर इज नो एविडेंस ऑफ ग्रोथ तो हमने टेस्ट को पास कर देना है। इफ देयर इज एविडेंस ऑफ ग्रोथ तो अब हम बैच को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स में हम फर्स्ट टाइम में ही बैच को रिजेक्ट नहीं करते। हम पहले ये देखते हैं कि एविडेंस ऑफ ग्रोथ आई है, नहीं आई तो ऑफ कोर्स हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर आ गई है तो हम दोबारा से रीटेस्टिंग करते हैं विद सेम अमाउंट ऑफ सैंपल एंड मीडियम। अब अगर ग्रोथ नहीं आई तो हम एक्सेप्ट करेंगे लेकिन फिर भी अगर ग्रोथ आ गई है तो फिर हम डबल अमाउंट करके सैंपल और मीडियम का दोबारा से रीटेस्टिंग करते हैं। अब ट्वाइस अमाउंट के बाद भी अगर ग्रोथ आएगी तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर हम दोबारा से अपने सैंपल को एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आज हमने स्टेरिलिटी टेस्टिंग पढ़े, इसके अलावा जितने भी क्यूसी टेस्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।